तो बच्चों अभी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को खत्म किया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, यू प्रारंभिक वेग से किसी कोण थीटा पर प्रक्षेप की परास आर है। यदि प्रक्षेपण कोण को समान रखते हुए इसका प्रारंभिक वेग दुगना कर दिया जाए। इन्होंने बोला है कि आप प्रारंभिक वेलोसिटी को सर डबल कर दो। देखिए ध्यान से, प्रारंभिक वेलोसिटी को क्या कर दो बच्चों, डबल कर दो। तो आप मुझे बताइए, अगर मैंने प्रारंभिक वेलोसिटी को डबल कर दिया, यानी जो u था उस u को मैंने क्या कर दिया सर, u को मैंने डबल कर दिया, तो बताइए रेंज क्या हो जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। ना रेंज r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर और आगे हो जाता है साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। बच्चों एक बात बताइए, रेंज r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर है, समझो। और वेलोसिटी तो तुमने कितना किया है, डबल। तो डबल का स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा, कह देना डबल का स्क्वायर करोगे सर, यहां पर वेलोसिटी तो डबल किया है तो रेंज देखिए कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो आने वाली रेंज 4 गुनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ये उत्तर सही हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ 7 डिग्री का कोण पर 10 मीटर पर सेकेंड से प्रक्षेपित किया गया। अब इन्होंने थोड़ा लाइन को पढ़ना, इन्होंने एक छोटा सा जो है ठेला खेल दिया। इन्होंने ठेला ये खेल दिया, ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण पे फेंटा गया। अच्छा एक बात बताइए, ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना होगा, 30। तो आप लोग जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मानते थे ना, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हें 30 डिग्री मानना पड़ेगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, है ना। 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंटा गया। उच्चतम बिंदु पर इसकी गति कितनी होनी चाहिए, उच्चतम बिंदु पर इसकी गति। तो बच्चों एक बात बताइए, हाईएस्ट पॉइंट पे जो गति होती है वो क्या होती है, कहना हाईएस्ट पॉइंट पे गति होती है u cos थीटा। चलो वैल्यू पुट कीजिए, u का मान 10 और cos 30, और आप मुझे बताइए जल्दी से cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है ना। अब cos 30 √3/2 करोगे तो यहां पर 5√3, 5√3, ये तुम्हारे सवाल का सही आंसर होगा, 5√3। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा जाएगा सर, सी इसका सही आंसर जाएगा। तो आप थोड़ा सा लैंग्वेज पे भी ध्यान दिया करिए, ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ बोला गया था, इसीलिए मुझे थीटा को 30 डिग्री रखना पड़ा, 90 में से 60 घटा के रखना पड़ा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक गेंद को 240 मीटर की ऊंचाई से 40 मीटर की गति से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। बहुत ध्यान सुना, यदि जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लिया जाए तो गेंद द्वारा जमीन तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा। तो गेंद द्वारा जमीन तक पहुंचने में लगा समय। अब इन्होंने बहुत सही बात बोली है, हालांकि ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा आसान है। एक गेंद को 240 मीटर ऊंची मीनार से 40 मीटर प्रति सेकेंड की ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात ही नहीं की गई है। एक्चुअली में ये सवाल केवल और केवल जो है वर्टिकल मोशन का सवाल है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मोशन का सवाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये तुम्हारी मीनार हो गई, ये तुम्हारी मीनार हो गई। इसके बाद मीनार की ऊंचाई बताइए कितनी है, कहा जा रहा है मीनार की ऊंचाई है 240 मीटर। तो ये मीनार की ऊंचाई हो रही बच्चों 240 मीटर, ये देखिए 240 मीटर। फिर क्या बोला जा रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड के ऊर्ध्वाधर वेग से ऊपर की ओर फेंटा गया। बॉल को कितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर की ओर फेंटा गया सर, बॉल को फेंटा गया है 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ऊपर की ओर, देखो 40 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया जाए तो गेंद द्वारा जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मतलब जब यहां से बॉल को फेंटा तो बॉल देखिए ऐसे ऊपर की ओर उठेगी, फिर ऐसे आएगी, तो जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये तुमसे क्वेश्चन पूछा गया। मतलब जब फेंटा था तब समय 0 मान लीजिए, और जब जमीन तक पहुंचा तब समय t निकालना है आपको, यही तो है। कैसे सवाल सॉल्व होगा, सोचने वाली बात है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आप पता है इसको कैसे सॉल्व कीजिए, मैं बताता हूं। इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे धांसू तरीका क्या है कि आपको गेंद द्वारा जमीन तक पहुंचने में समय चाहिए सर, और आपको h भी पता है, अंतिम वेलोसिटी नहीं पता। तो हम लोग गति का पहला समीकरण नहीं लगा सकते, गति का तीसरा नहीं लगा सकते, गति का दूसरा समीकरण लगा दीजिए। तो गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये होता ना। अब मुझे बताइए जरा कितना डिस्प्लेसमेंट है, नीचे की ओर है 240, इसलिए 240 प्लस में नहीं माइनस में लेना, h का मान 240 माइनस का, है ना। u ऊपर की ओर है इसलिए 40 इंटू टी, और आपको पता है g का मान हमेशा नीचे की ओर होता है, माइनस जी लिखते हैं, तो माइनस जी बटे 2 5t स्क्वायर। अब आप यहां से t स्क्वायर का मान निकालिए,
तो 5t² माइनस 40t और ये कितना हो जाएगा माइनस 240 बराबर 0। ओके भाई यह लेटर में इधर ले आए। अच्छा मैं 5 से कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकता हूं ना, बताइए। और 5 से कॉमन लेके कैंसिल कर दूं तो आप कह सकते हैं कि ये t² हो जाएगा सर, ये 8t हो जाएगा सर, और यहां पर अगर 5 से कैंसिल कर दिया जाए तो 5 चौको 20, 40 15 40, ये इसको सॉल्व करना है। तो 12 चौको 48, 12 में से 4 घटा दीजिए 8 आ जाएगा। लेकिन 12 चौको 48 कह रहे हैं, -8 रहना है तो -12t करना पड़ेगा, +4t करना पड़ेगा, -48 शुड बी इक्वल टू 0। यहां से आप t के 2 मान निकाल सकते हैं। बच्चों आप t के 2 मान निकाल लीजिए तो मुझे जो नजर आ रहा है, पहला ब्रैकेट बनेगा t + 4 और दूसरा ब्रैकेट बनेगा t - 12। तो यहां से t के 2 मान निकलेंगे, एक -4 और दूसरा निकलेगा +12 सेकेंड। अब आप मुझे बताइए दोनों में से कौन सा उत्तर सही होना चाहिए। तो कह देना जो तुम्हारा माइनस वाला है ये पीछे वाला उत्तर है, मतलब यहां से जब समय नेगेटिव वाला। लेकिन अगर +12 की बात करते हैं तो प्लस वाला ये आगे वाला उत्तर है, तो आगे वाला ही तो पूछा जा रहा है। तो आंसर इसका जो जाना चाहिए वो +12 सेकेंड के साथ जाना चाहिए। काफी बेहतरीन टाइप का सवाल था। तो जब भी कभी मीनार से क्वेश्चन आता है ना, पूछे जाने वाले मीनार से, तब हम लोग सवाल को ऐसे लगाते हैं। अच्छा मीनार से इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता था कि सर ये जो बॉल फेंकी रही है ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर नहीं फेंकी रही है। बॉल जो है हो सकता था आपको सवाल में कह देता कि बॉल जो है इस तरीके से तिरछी फेंकी रही है 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से, और हॉरिजॉन्टल के साथ मान लीजिए कितना एंगल बना रहा था, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो बच्चों इस तरह के सवालों को भी हम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। कैसे सर सॉल्व होगा, कुछ नहीं करना होता बच्चों, इसका वर्टिकल कंपोनेंट बस निकालना होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना होता है। हम बड़े आराम से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो टाइम निकालना हो तो बस वर्टिकल वाला कंपोनेंट जो भी आएगा 40 sin 30, इसकी वैल्यू को यहां रखकर सवाल सॉल्व हो जाएगा। ओके तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंटा जा रहा है तो प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा इंक्लाइंड फेंटा जा रहा है तो प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। और हालांकि जब इंक्लाइंड फेंटा जाए ना तो आप x = u cos θ × t और ऊर्ध्वाधर चली रही दूरी y = u sin θ × t -12 gt², आप इसको जो है लगा दीजिएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर। अधिकतम ऊंचाई पर एक प्रक्षेप की गति उसकी प्रारंभिक गति की आधी है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। इन्होंने बोला है कि जब आप अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं तो प्रक्षेप की जो गति है वो आपकी आधी हो जाती है, प्रारंभिक गति की आधी हो जाती है। अच्छा आप मुझे बस सब लोग बताइए अधिकतम ऊंचाई पर गति होती कितनी है। कहना अधिकतम ऊंचाई पर गति होती है u cos θ। जब आप अधिकतम ऊंचाई पे चले जाएंगे तो u डैश बराबर गति जो होती है वो u cos θ होती है। लेकिन प्रश्न के अनुसार कि अधिकतम ऊंचाई पर एक प्रक्षेप की गति उसकी प्रारंभिक गति की आधी हो जाती है, तो आप कहना प्रारंभिक गति की आधी हो जाती है u/2, और ये कर दिया हमने u cos θ के बराबर। तो बच्चों यहां से u का u कैंसिल आ गया तो cos θ बराबर हो जाएगा 1/2 और थीटा बराबर देखिए कितना हो जाएगा 60। ये सब आप इसको न्यूमेरिकल नहीं कहिए, ये सब कॉन्सेप्ट है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये सब अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा मैंने उसको भी ले लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 8 के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी एलपी 2018 का सवाल था। सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है। दो टोड़ों को समान वेट u से 80 बिंदु से इस प्रकार से प्रक्षेपित किया जाता है तो उनके लिए समान परास r समान है। याद करो मैंने इसको थ्योरी में भी पढ़ाया था, आपको पता नहीं याद है नहीं याद है, कि जब किसी बॉल को आप ऐसे प्रक्षेपित करते हो, जब किसी बॉल को आप ऐसे फेंकते हो कि उनकी रेंज बराबर हो जाए, रेंज बराबर हो जाए, यानी एक बॉल ऐसे फेंकी गई तो दूसरी बॉल ऐसे फेंकी गई, हाइट अलग अलग है बट उनकी जो रेंज है सर वो कैसी बराबर। तो याद करो इस कंडीशन में मैंने आपको कहा था कि एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा बच्चों कन्फर्म 90 - थीटा होता है, यानी कोटिपूरक एंगल होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में रेंज तो बराबर होती है बट जो हाइट है वो अलग अलग हो जाती है। पहली हाइट को h1 बोला गया, दूसरी हाइट को h2 बोला गया। तो बोला जा रहा है कि दो टोड़ों को समान गति u से 80 बिंदु से प्रक्षेपित किया गया, उनके परास समान है लेकिन भिन्न अधिकतम ऊंचाई h1 h2, निम्न में कौन सा कथन सही होगा। तो याद करिए इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि जब भी कभी आपको रेंज r बराबर हो और हाइट अलग अलग हो तो r बराबर होता है 4 रूट में h1 × h2, यही होता है।
और ऐसा दिखने वाला मेरे पास आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि मुझे स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता रखा था, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एलपी 2018 सवाल है। एक लड़का क्षैतिज रेखा से विभिन्न कोणों पर समान आकृति और आकार वजन के साथ 4 पत्थर गति करता है। इन्होंने बोला है कि एक लड़का है जो कितने कितने एंगल पर 15 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, ठीक है, पत्थर को फेंकता है। एंगल अलग अलग है, तो बोला जा रहा है कि किस कोण पर सबसे अधिक क्षैतिज दूरी तय करेगा। यह आसान सवाल है। हाँ, सीधा सीधा मुझसे पूछ लेता है रेंज किस पर मैक्सिमम होती है। तो याद करो, मैंने आपको कहा था रेंज का जो मान है वो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर सबसे ज्यादा होता है। जब थीटा इक्वल टू 45 होता है तो बताइए रेंज कैसी हो जाती है बच्चों? मैक्सिमम हो जाती है, पता है ना। तो 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती। लेकिन अगर ये कोटि पूरा एंगल होते कुछ जैसे कि 30 और 60, सर दोनों कोटि पूरा एंगल है तो इन पर रेंज बराबर होगी, है ना। चलो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर देखिए क्या है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण की दिशा के बीच कितना कोण होना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है। प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच कितना कोण होना चाहिए ऐसे। तो एक बात बताइए, उच्चतम बिंदु पर वेग ये रहता है u cos थीटा, और जल्दी बताइए त्वरण, सर ये नीचे की ओर होता है g, इनके बीच का एंगल पूछ रहा है। कितना आसान सा सवाल है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच का कोण बताइए। तो उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच का कोण कितना है सर? 90 डिग्री है। ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये देखिए 90 डिग्री, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग दुगना कर दिया जाए, यदि प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग दुगना कर दिया जाए और प्रक्षेपण के कोण को समान रखा जाए। सर इन्होंने बोला प्रक्षेप वेग यानी जो हमारा प्रारंभिक वेग है सर उसको डबल कर दीजिए, प्रारंभिक वेग डबल कर दीजिए। लेकिन जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपण कोण है सर, वो कैसा रखना है बच्चों? वो रखना है कांस्टेंट। तो बोला जा रहा है कि बताइए अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो आप मुझे सब लोग बताओ अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है। सर अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो बच्चों अधिकतम ऊंचाई देखो u स्क्वायर के समानुपाती है ना। अगर अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर के बच्चों समानुपाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी तो देखो तुमने डबल किया है। अगर वेलोसिटी को डबल किया है तो 2 का स्क्वायर, तो अधिकतम ऊंचाई बताइए कितने गुनी आ जाएगी? 4 गुनी आ जाएगी, है ना। तो आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर, जब m द्रव्यमान का एक निकाय एक प्रक्षेप गति से प्रक्षेपित किया जाता है, जब m द्रव्यमान का एक निकाय एक प्रक्षेप गति से प्रक्षेपित किया जाता है तो इसका त्वरण, अच्छा त्वरण के बारे में बोला जा रहा है। देखो मैं आपको पहले बता दूं, जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि मैंने एक प्रक्षेप गति की तो बताइए इसका त्वरण। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जो त्वरण होता है वो कोई भी आप पॉइंट ले, कैसा भी पॉइंट ले, हर पॉइंट पे ध्यान रखना जो त्वरण होगा जी वो हमेशा कहां की ओर होगा सर? वो हमेशा नीचे की ओर होगा। डायरेक्शन तो वेलोसिटी की चेंज होती है, यहां पर वेलोसिटी डायरेक्शन ये, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, यहां पर ये, है ना। तो डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज होती है, त्वरण की थोड़ी ना। हालांकि जो त्वरण होता है ना वो समय के साथ कांस्टेंट रहता है, हमेशा जी रहता है, तो समय के साथ स्थिर रहेगा। ये आंसर सही होना चाहिए। जी के बारे में देखो वेलोसिटी पे फर्क आएगा, और वो भी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिर भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ध्यान रखना समय के साथ कौन चीज स्थिर रहेगी? सब त्वरण स्थिर रहेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर, प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा? प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा ताकि क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर हो जाए? आप मुझे ये बताओ जल्दी से, इन्होंने क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई को बराबर कर दिया, अब बोला जा रहा है कि बताइए प्रक्षेपण कोण क्या होगा। तो आप मुझे बताइए जरा, अगर इन दोनों ऊंचाइयों को बराबर कर दिया तो यहां जो हम लोग n माना करते थे n, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। याद है ना, मैंने ये बताया था आपको, n बराबर क्या हो जाएगा? 1। अगर n बराबर 1 हो गया बच्चों तो आप मुझे बताइए r बराबर फॉर्मूला क्या आता है? अच्छा r बराबर तो NH हो गया, n बराबर 1। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था सर? tan थीटा बराबर था 4/n। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 4/1 और 1, हाँ आंसर tan इनवर्स 4। ये सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के साथ। ओके, तो r बराबर 2h कह देता, r बराबर 3h कह देता, r बराबर 4h कह देता, हर तरह के आंसर निकल आते तुरंत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां नंबर क्या।
तो बच्चों 11वां नंबर क्वेश्चन ये कि v वेग u वेग से प्रक्षेपित किसी वस्तु का वेग उच्चतम बिंदु पर 50% रह जाता है। बड़ी अच्छी बात रही। तो प्रक्षेप क्षैतिज परास बताइए। इन्होंने बोला है कि उच्चतम बिंदु पर जो वेग है ना वो 50% रह जाता है। अच्छा, वैसे उच्चतम बिंदु पर वेग होता कितना है? कहना उच्चतम बिंदु पर वेग होता है u cos थीटा। उच्चतम बिंदु पर वेग होता है u cos थीटा। तो कितना रह जाता है सर? 50% रह जाता है, मतलब जस्ट सर आधा हो जाता है। तो u cos थीटा उच्चतम बिंदु पर वेग होता है, वो 50% हो जाता है, यानी u/2 हो जाता है, आधा हो जाता है बच्चों। तो आप मुझे बताइए, यहां से u से u कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, और cos थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर कितना? कह देना 60 डिग्री। अब थीटा बराबर 60 डिग्री, लेकिन इन्होंने थीटा नहीं पूछा। इन्होंने क्या पूछा है सर? इन्होंने पूछा है क्षैतिज परास r बराबर कितना होना चाहिए। तो बच्चों r बराबर होता है u स्क्वायर sin 2θ डिवाइड बाई g, ये होता है। आप मुझे जल्दी से बताइए u कितना है? तो कहना u, अच्छा u तो मुझे पता ही नहीं है, sin 2θ, sin 2θ यानी sin 120 और डिवाइड बाई g। अब आप मुझे जल्दी से बताइए sin 120 कितना? सर sin 60 और sin 120 दोनों बराबर होते हैं √3/2। √3/2 करेंगे यहां पर, तो √3/2 u स्क्वायर बटे g, ये तुम्हारा रेंज आ जाएगा, ये तुम्हारा रेंज आ जाएगा। आंसर देखिए, √3/2 u स्क्वायर बटे जी, ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सवाल कठिन नहीं है, एकदम आसान आसान सवाल है। चलो बस आपको तरीका, ये सवाल देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है कि क्षैतिज उड़ते हुए वायुयान से एक बम छोड़ा जाता है। हमेशा याद रखना, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक वायुयान है, मैं इसको वायुयान मान लेता हूं। सर ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये वायुयान है ना, और इससे क्या हुआ कि ये किसी ऊंचाई पे उड़ रहा था, तो इससे क्या हुआ, एक बम छोड़ा गया। सर ये बम है, ये क्या है? बम है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ध्यान से एकदम सुनना, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इस हवाई जहाज की जो स्पीड है, वो क्षैतिज उड़ रहा था, हवाई जहाज की जो स्पीड है वो मैंने 500 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। कितना मान लिया? 500 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हवाई जहाज की स्पीड है। तो जैसे ही इस हवाई जहाज से बम छोड़ा जाएगा, अच्छा ये किसी ना किसी ऊंचाई पर उड़ रहा होगा, हवाई जहाज किसी ना किसी ऊंचाई पर उड़ रहा होगा। तो बच्चों जब इस हवाई जहाज से बम को छोड़ा जाएगा बच्चों, तो आप मुझे बताइए यहां से इस बम की स्पीड भी कितनी होगी? 500 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बहुत ध्यान से सुना, 500 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। फिर अगर मैं घर्षण को 0 मान लूं, अगर मैं घर्षण को क्या मान लूं? 0, तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड जो 500 रही है बम की, वो हमेशा 500 रहेगी। तो बम क्या होगा सर? बम जो है वो इस तरीके से नीचे की ओर गिरेगा, और इसका जो ये रास्ता होता है सर, ये रास्ता कैसा होगा सर? ये रास्ता होगा तुम्हारा पैराबोला, परवलयाकार होगा। ठीक है, और दूसरी बात सुनिए, क्योंकि मैंने घर्षण को 0 माना है, इसलिए हर पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी सर? हर पॉइंट पे इसकी स्पीड 500, 500 और 500 ही रहेगी। ऊपर से हवाई जहाज की स्पीड भी 500 थी, समझिए। तो हवाई जहाज की स्पीड भी 500 थी, और घर्षण को 0 मानने की वजह से बम की स्पीड भी 500 ही 500 हॉरिजॉन्टल स्पीड। यही रीजन है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए जब बम जमीन पे गिरेगा तो हवाई जहाज के ठीक नीचे गिरेगा कि ठीक पीछे कि ठीक आगे? तो कहना अगर घर्षण 0 है तो बम की स्पीड भी 500 ही रहेगी, जिसकी वजह से घर्षण 0 होने की कंडीशन में बम जो है हवाई जहाज के ठीक कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा। समझ रहा है बात को? अब रास्ता इन्होंने बस पूछा था, तो रास्ता पूछा था तो मैं क्या बताऊंगा? परवलयाकार बताऊंगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ बताऊंगा। ठीक है, अब मैं इसमें 1-2 एनालिसिस आपको और बताता हूं। अगर मान लीजिए घर्षण 0 है तो ठीक नीचे गिरेगा, ध्यान रखना, घर्षण 0 है तो कहां गिरेगा? ठीक नीचे। लेकिन अगर घर्षण 0 ना होता, बाय द वे ये सवाल पूछा जाता कि सर घर्षण 0 नहीं है, तब क्या कहते? तो अगर घर्षण 0 नहीं है, अगर ऐसा सवाल में लिखा होता तो होता क्या कि इसकी स्पीड जो 500 थी बम की, अब वो 500 ना होके 400, 400 के बाद 300 ऐसे घटती रहेगी। तो बम जो है वो यहां ना गिरते, थोड़ा सा पीछे साइड गिरेगा, और पीछे साइड गिरेगा उस समय आप कहना कि जब घर्षण 0 नहीं होता तो बम पीछे साइड गिरेगा, हवाई जहाज आगे साइड जाएगा। तो ये 2 तरह के टेस्ट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और कई बार इस तरह का टेस्ट भी आता है, कई बार ऐसा टेस्ट भी आता है कि मान लीजिए सर हवाई जहाज में एक त्वरण होता और घर्षण 0 होता। तो त्वरण होता
तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हवाई जहाज की सिर्फ 500 नहीं रहेगी, पहले 500 थी, फिर 550 रहेगी, फिर 500 600 रहेगी। तो इसकी हवाई जहाज की स्पीड बढ़ती रहती, लेकिन घर्षण जीरो होने की वजह से इसकी स्पीड 500 ही रहती। तब ऊपर हवाई जहाज की स्पीड बढ़ रही थी, जिसकी वजह से हवाई जहाज आगे निकल जाएगा, बम पीछे साइड रहेगा। तो ऐसे ढेर सारे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने इस तरह का क्वेश्चन भी सुना होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि मान लीजिए एक रामू नाम का लड़का जो है ट्रेन में चल रहा है, रामू नाम का लड़का ट्रेन में चल रहा है, ट्रेन से उसने किसी बॉल को फेंका बाहर, तो बताइए उसका पथ कैसा होगा, उसका पथ कैसा होगा। लेकिन ये पथ भी देखने वाले पे निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए मैं लड़का हूं, रामू हूं, और मैं बॉल को ट्रेन से बाहर फेंक रहा हूं, तो होगा क्या, जब मैं बॉल को ट्रेन से फेंकूंगा और मैंने देखा उसका पथ कैसा है, तो मेरे सापेक्ष उसका पथ परवलयाकार, मेरे सापेक्ष उसका पथ स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि जो मेरी स्पीड है वही बॉल की स्पीड थी फेंकते समय, क्योंकि मैं ट्रेन पे बैठा हूं। तो ध्यान रखिएगा कायदे के साथ, अगर ट्रेन जो है किसी 100 मीटर पर सेकेंड से गति से चल रही है या 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, और मैंने किसी बॉल को बाहर की ओर फेंका, तो मेरे सापेक्ष इसका पथ पूछा जाए तो आपको स्ट्रेट लाइन बताना है, सरल रेखा बतानी है। लेकिन अगर जो है यही पथ बाहर किसी आदमी के सापेक्ष पूछा जाए तो कह दे रहा बाहर वाला आदमी तो स्थिर है, तो उसका पथ कैसा हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। समझे बात को। तो ऐसे सवाल, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए मैं ट्रेन में चल रहा हूं और मेरी ट्रेन की जो गति है ना, ट्रेन की जो गति है वो कांस्टेंट है, ट्रेन की गति कांस्टेंट है। मैंने एक सिक्का उछाला, तो बताइए वो सिक्का मेरे ऊपर आके गिरेगा कि मेरे आगे कि मेरे पीछे। तो जब ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट होती बच्चों, तो मैंने सिक्का उछाला, तो सिक्के की स्पीड भी तो वही होगी ना, जिसकी वजह से सिक्का मेरे हाथों पे गिरेगा, अगर ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट हो तो। लेकिन अगर मैंने सिक्का उछाला और सिक्का उछालने के बाद ट्रेन में बोला जा रहा है ट्रेन में एक्सेलेरेशन है, और मैंने सिक्का उछाला, तो ट्रेन में एक्सेलेरेशन है, तो जितनी देर वो सिक्का हवा में रहेगा उतनी देर मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, तो सिक्का पीछे गिरेगा, है ना। तो ऐसे अगर उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं तो उनके आंसर निकालना आपको आना चाहिए भाई, याद रखना। कई बार इस तरह क्वेश्चन देखो, पिछली बार इस तरह क्वेश्चन बहुत आते थे, अब तो पिछले 1-2 सालों से इस तरह क्वेश्चन कम देख लिए थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इनका रीजन पता होता है ना। फिर भी अगर आ जाए तो आपको समझना है कि सवाल कैसे लगाने। जैसे कि अगला सवाल देखिए, एक गेंद को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है और वो परवलयाकार पथ पर अनुसरण करते हुए पृथ्वी पे लौट आ जाता है। देखो इस तरीके से बोला जा रहा है, एक गेंद को ऐसे ऊपर की ओर फेंका गया और परवलयाकार पथ में ठीक है। तो आपका आंसर 9.8 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां नंबर क्या, एक व्यक्ति अधिकतम 80 मीटर तक फेंक सकता है। ये सवाल बढ़िया है। एक व्यक्ति अधिकतम 80 मीटर तक फेंक सकता है, वह कितनी अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है।
देखो मैंने तुम्हें हाथ में बॉल दिया, मैंने कहा फेंक बेटा कितना दूर तक फेंक सकता है, तुमने कहा मैं 80 मीटर दूर फेंक रहा, तो मैं ऊंचाई में कितना फेंक सकता हूं, समझो मैं अधिकतम दूरी फेंक सकता हूं 80 मीटर, तो बताइए मैं कितना ऊपर फेंक सकता हूं, ऐसे सवाल है ना। तो ये अच्छा सवाल है। तो आप मुझे बताइए अधिकतम दूरी फेंकी जा सकती है थीटा बराबर 45 डिग्री के एंगल पर, और आपको पता है कि थीटा बराबर 45 डिग्री के एंगल पर जो मैक्सिमम रेंज होती है वो होती है u²/g। तो अधिकतम दूरी कितना फेंक सकता है सर, अधिकतम दूरी फेंक सकता है 80 मीटर तक, तो अधिकतम दूरी को आप कितने बराबर कर दो, 80 मीटर के बराबर कर दीजिए। ये देखिए अगर 80 मीटर के बराबर कर दिया तो यहां से u²/g कितना हो जाएगा 80 मीटर, यहां से ये पता चला कि u²/g 80 मीटर। बट दूसरी बात सुनिए, तुम्हें फिर से हाथ में बॉल दी गई और कहा गया फेंक बेटा कितना ऊपर तक फेंक सकते हो, फेंक बेटा कितना ऊपर तक फेंक सकते हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा u²sin²θ डिवाइड बाई 2g। लेकिन अधिकतम कितना ऊंचाई तक फेंक सकते हो, तो अधिकतम ऊंचाई तक फेंकने के लिए तुम्हें यहां पर इस बार थीटा को कितना रखना पड़ेगा सर, थीटा को रखना पड़ेगा 90 डिग्री और साइन 90 हो जाता है 1। तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है फिर वो u²/2g, u²/2g। तो आप मुझे बताइए अगर u²/g 80 है तो u²/2g कितना हो जाएगा सर, 40 मीटर हो जाएगा। इसीलिए इस सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो 40 मीटर जाएगा। अच्छा बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल को ऐसे समझते हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल को ऐसे समझते हैं कि आपने 45 डिग्री के एंगल पे फेंका बॉल को, उसी समय मैक्सिमम हाइट बतानी है। नहीं, उसी समय मैक्सिमम हाइट बतानी होती, उसी दौरान मैक्सिमम हाइट बतानी होती, तब आपको फॉर्मूला इस्तेमाल होता r बराबर 4h, क्योंकि थीटा बराबर 45 डिग्री के एंगल पे फेंकने पर रेंज और मैक्सिमम हाइट में यह संबंध होता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति अधिकतम 80 मीटर तक फेंक सकता है, वह कितना अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है। ऐसे सवालों में क्या होता है, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई तक बोला जा रहा है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें हमें अधिकतम ऊंचाई अलग से निकालनी पड़ेगी। तो अधिकतम दूरी तक 80 मीटर, अधिकतम ऊंचाई 40 मीटर, ठीक है। अच्छा इसी का रिलेटेड एक और बहुत खास प्रश्न आता है, इससे रिलेटेड मैं वो भी आपको बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना कायदे के साथ। एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो बताइएगा। मान लीजिए आपसे ये कह दिया जा रहा है कि मैंने किसी बॉल को एक बार अधिकतम रेंज वाली कंडीशन में फेंका, अधिकतम रेंज वाली कंडीशन फेंका, और इन्होंने कहा कि किसी बॉल को फेंकते समय उसकी जो अधिकतम रेंज है आरमैक्स वो तुम्हारा 100 मीटर है। 100 मीटर ना मान के चलो 100 मीटर ही मान लीजिए, अधिकतम रेंज कितनी है 100 मीटर। तो बच्चों अधिकतम रेंज का मतलब क्या होता है कि आपने जो बॉल को फेंका होगा वो कितने एंगल पे फेंका होगा सर, वो बॉल को फेंका होगा 45 डिग्री के एंगल पर। बताइए, तो अधिकतम रेंज पे फेंकने के लिए आपने बॉल को 45 डिग्री के एंगल फेंका, समझे बात को। तो तुमसे ये कह देता है कि बताइए उस समय बॉल का विस्थापन कितना होना चाहिए जब वो अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाती है। उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाने के बाद बॉल का क्या पूछा जाता है, विस्थापन। तो ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं अच्छा विस्थापन पूछ रहा है, ये लो ऐसे करते हैं। पूरा अधिकतम रेंज 100 मीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी को 50 मीटर कहते हैं, और फिर कहते हैं कि ये 45 डिग्री है तो ये भी 50 मीटर होगा, और विस्थापन को बता देते 50√2। नहीं, गलत है बच्चों। अगर विस्थापन पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का विस्थापन मुझे बताइए, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु का विस्थापन ये होगा। तो आप तो ट्रायंगल बनाते समय क्या ये ट्रायंगल का ये एंगल 45 लग रहा है क्या? नहीं ना, वो तो प्रोजेक्शन का एंगल 45 था। तो ऐसे सवालों में अगर मुझे विस्थापन चाहिए तो आप कहना कि सर अगर ये पूरा 100 है तो ये 50 होगा। और आपको पता है कि 45 डिग्री के एंगल फेंकने पर रेंज r बराबर 4h होती है। तो रेंज तुम्हारा 100 मीटर है, तो जल्दी बताइए यहां से अगर मैं h पूछूं कितना हो जाएगा, तो h का मान आ जाएगा 25, ये 25 मीटर। हालांकि ये आधा मैंने लिया है क्योंकि विस्थापन पूछ रहा था प्रारंभिक बिंदु से उच्चतम बिंदु तक। 25 50 आ गया। फिर तुमसे विस्थापन पूछ रहा है बच्चों, अब ये विस्थापन निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बताइए 25 और 50 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो कन्फर्म ये जो मान आने वाला है वो 25 बाहर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 1 5 25√5, यानी ये विस्थापन का मान आ जाएगा 25√5। ओके, तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि हम लोग किस तरह से अपने सवाल को लड़ा रहे हैं। बोलो, बात सबको क्लियर है ना? और भी बहुत सारा चीजें पूछ सकता है, कोई बड़ी बात रही है। कह देगा कि जब वो अधिकतम उच्चतम बिंदु पर था
तो एक ट्रायंगल बना लो, इस ट्रायंगल का तुमसे एरिया पूछ सकता है कि बताइए इस ट्रायंगल का एरिया कितना होना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी बातें पूछ सकता है, हो सकता है कि इस ट्रायंगल का एरिया पूछ दे, पूरा एरिया देता, इसका एरिया पूछ दे, बहुत सारी चीजें, वो गणित में हम लोग चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रक्षेपण कोण 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा, बड़ी अच्छी बात कही। एक 45 माइनस थीटा है तो दूसरा 45 प्लस थीटा है, देख लो, यानी एक एंगल 45 से जितना कम है दूसरा उतना ही 45 से ज्यादा है। इसका पता अर्थ क्या है सर? इसका अर्थ ये दोनों कोटि पूरक एंगल है। ये दोनों कैसे एंगल है सर? दोनों कोटि पूरक एंगल है, इन दोनों का योगफल भी देख लीजिए 90 डिग्री है। तो दोनों कैसे एंगल है बच्चों? कोटि पूरक एंगल है। और आपको पता है कि कोटि पूरक एंगल में जो रेंज होती है, रेंज 36 परास का अनुपात, तो कह देना कोटि पूरक एंगल में जो रेंज होती है R1 और R2 वो बराबर होती हैं, इसीलिए इनका अनुपात 8:8 होगा। रेंज का अनुपात बोल रहा है, और कोटि पूरक एंगल में रेंज हमेशा कैसी होती है? बराबर होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, एक वस्तु ए को टावर की चोटी से गिराया जाता है और उसी ऊंचाई से दूसरी समरूप वस्तु बी को क्षैतिज फेंका जाता है। बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने बोला कि मेरे पास सर एक टावर है, मेरे पास एक टावर है, यानी एक वस्तु ए को मैंने गिराया, मतलब टावर की चोटी से गिराया, इसको छोड़ा दिया, सिर्फ छोड़ा दिया, ये डायरेक्ट नीचे आएगी, इसको छोड़ा दिया है प्रारंभिक वेलोसिटी 0 के साथ, और दूसरी वस्तु जो बी है उसे क्षैतिज फेंका दिया है, उसे क्षैतिज फेंका दिया। तो बच्चों जिसे छोड़ा दिया है, ये मान लीजिए ऊंचाई तुम्हारी h है, तो ए वस्तु को छोड़ा गया है प्रारंभिक वेलोसिटी के साथ 0 के साथ। तो मैं आपसे पूछूं कि ए को जमीन तक आने में कितना समय लगेगा? ए को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो कहना अगर ए को जमीन तक पहुंचने में समय निकालना है तो सीधा सीधा कहना कि छोड़ी गई है, इसलिए √2h/g। ए को जमीन तक पहुंचने में लगा समय होगा रूट में 2h/g, ऐसा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर ये जो क्षैतिज फेंकी गई है बच्चों, वो बॉल ऐसे आके गिरेगी, बताइए, बी वस्तु क्षैतिज फेंकी गई, बट बी वस्तु की भी वर्टिकल कंपोनेंट कितना है वेलोसिटी का? तो वर्टिकल कंपोनेंट तो बी का 0 है, क्योंकि क्षैतिज फेंकी गई है। इसका अर्थ ये हुआ सर क्षैतिज फेंकी गई है ना, तो इसे भी आप वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, और वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, यही रीजन है कि बी को भी जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? रूट में 2h/g ही समय लगेगा। आप ये मत सोच रहा इसको ज्यादा समय लगेगा, नहीं, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट 0 है ना। आप गति का जो दूसरा समीकरण लगाओगे h बराबर ut + ½ gt² में, तो ut जगह वर्टिकल कंपोनेंट रखोगे, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका भी 0 है, क्योंकि क्षैतिज फेंकी रही है, तो दोनों को जमीन तक पहुंचने में समान समय रहेगा। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, कि दोनों ए और बी एक साथ जमीन में पहुंचेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इनके द्वारा तय की गई दूरियां अलग अलग होगी, इसके द्वारा तय की गई दूरी अलग होगी और इसके द्वारा तय की गई दूरी अलग। ये जो लास्ट में स्पीड मिलेगी इनको, वो भी स्पीड अलग अलग होगी। भाई इसके पास सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली √2gh होगी, इसके पास सिर्फ नीचे वाली √2gh होगी, लेकिन इसके पास नीचे वाली √2gh और हॉरिजॉन्टल वाली भी रहेगी, दोनों स्पीड रहेगी, है ना। लेकिन समय दोनों का बराबर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ रहेगा। क्लियर है ना? चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वां, दिए गए प्रक्षेपण कोण के लिए, प्रक्षेप के उड़ान काल को दुगना, ये सवाल बढ़िया है। दिए गए प्रक्षेपण कोण के लिए, मतलब इन्होंने कहा है कि प्रक्षेपण कोण को कांस्टेंट मान लो, प्रक्षेप के उड़ान काल को डबल करना है बच्चों, टी को मुझे क्या करना है? डबल करना है। तो बताइए क्षैतिज परास कितनी दूनी हो जाएगी? ऐसे तो बोला जरा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए जरा, मुझे थीटा को कांस्टेंट रखना है दिए हुए प्रक्षेपण कोण के लिए, लेकिन मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट उड़ान काल को डबल करना है। तो आप मुझे बताइए पहले उड़ान काल का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहना टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। सुनते रहे ना ध्यान से, कहना थीटा को छेड़ना नहीं, थीटा कांस्टेंट है सर, थीटा को नहीं छेड़ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं छेड़ेंगे, आपकी बात मान लेते हैं। फिर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल भी करना है, तो वेलोसिटी को डबल कर दो। तो साफ साफ पता चल रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल करने के लिए वेलोसिटी को डबल करना पड़ेगा। लेकिन पूछा तो जा रहा था रेंज के बारे में, और रेंज क्या होता है? u² के समानुपाती।
रेंज यू स्क्वायर के समानुपाती होता है, और रेंज को अगर मुझे डबल करना है, ये देखिए वेलोसिटी को डबल करना है, तो वेलोसिटी को डबल करना है तो रेंज क्या हो जाएगी, कह देना डबल का स्क्वायर हो जाएगी, तो रेंज कितने गुनी हो जाएगी सर, रेंज हो जाएगी 4 टाइम्स। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। बढ़िया सवाल था ये। हमें पहले टाइम ऑफ फ्लाइट से वेलोसिटी में आना है, फिर वेलोसिटी से रेंज में आना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। ये सवाल भी देखिए कितना चौकस है। एक वस्तु को इस प्रकार से प्रक्षेपित किया गया है कि उसके उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का 3/4 है। एक वस्तु को इस प्रकार से प्रक्षेपित किया गया है कि उसके उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का 3/4 है। तो बच्चों एक बात बताइए, उच्चतम बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा k डैश होती है वो होती क्या है? तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा k डैश बराबर होता है k cos स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो आप मुझे बताइए k डैश बराबर k cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा है कितनी? 3/4। तो 3/4 है तो 3/4 k इज इक्वल टू k cos स्क्वायर थीटा। ये देखो, तो बच्चों एक बात बताइए, k से k कैंसिल, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3/4, और 3/4 का अगर अंडर रूट ले लिया जाए तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? √3/2। अच्छा, cos थीटा का √3/2 है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो थीटा बराबर यहां से आ जाएगा 30 डिग्री। ये तुम्हारे सवाल का, अच्छा देखो इन्होंने 300 नहीं है, एक्चुअली में ये 30 डिग्री है, पीपीटी बनाते समय इधर उधर हो गया है, 300 नहीं है वो 30 डिग्री है, सही कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखिए 20वां नंबर। क्या है क्वेश्चन? प्रक्षेप का उड़ान काल 10 सेकेंड और 36 परास 500 मीटर है। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, अरे वाह, अधिकतम ऊंचाई पूछ रहा है। मुझे अब फॉर्मूला तो याद नहीं है, 8/t g स्क्वायर अपॉन 8, पता नहीं, शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है कि h और t स्क्वायर का मैंने आपको एक अनुपात बताया था, क्या था? g स्क्वायर अपॉन 8, ये था शायद। चलो कोई नहीं, एक काम करते निकालते ही है ना। देखो उड़ान काल तुम्हारा 10 सेकेंड है, उड़ान काल 10 सेकेंड है तो टाइम ऑफ फ्लाइट को 2u sin थीटा बटे g मान लो, है ना। ये 10 सेकेंड है, 2u sin थीटा, और बच्चों देखो यहां पर g की वैल्यू को 10 मान लो, मान लिया 10। तो आप मुझे जल्दी से बताइए यहां से u sin थीटा कितना आ जाएगा? तो u sin थीटा का मान हो जाएगा 10 × 10/2 50। u sin थीटा 50 आ गया। फिर इन्होंने पूछा क्या था सर? इन्होंने पूछा था अधिकतम ऊंचाई। मुझे 36 परास से कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला लगाइए, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई क्या लगाइए सर? डिवाइड बाई लगाइए 2g। h बराबर u साइन थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, 50 × 50 डिवाइड बाई 2g की वैल्यू 10। बताओ मुझे बताइए, अगर यहां से h का मान निकाला जाए तो आपको जो नजर आ रहा है 20 80 125 62.5, अरे 62.5 नहीं आया कितना आया? 5 पंचे 25 225, 225 का आधा है, अरे कुछ मिस्टेक हो रही क्या? 50 u sin थीटा का स्क्वायर, h का मान है ना, डिवाइड बाय 2g। अरे यार हम फालतू कैलकुलेशन कर रहा है, ये इधर जा रहा है, 125 मीटर आ जाएगा, 125 मीटर। ये सवाल का सही उत्तर है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह सवाल देखो, यह सवाल मैंने अभी हालांकि आपको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा, बस आपको देखना जरूरी है। क्षैतिज दिशा में नियत वेग से गतिशील हवाई जहाज से बम छोड़ा जाता है यदि वायु पर घर्षण प्रभावी माना जाए। याद रहा, ये पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने की अभी कि हवाई जहाज ऐसे उड़ रहा है क्षैतिज दिशा में, एक बम छोड़ा गया और कहा जा रहा है कि घर्षण को प्रभावी माना जाए, यानी घर्षण 0 नहीं है। तो घर्षण 0 नहीं है तो ये जो आपका बम गिरेगा, बम की स्पीड कम होती रहेगी। देखो हवाई जहाज की स्पीड 500 मान लो, तो बम की स्पीड पहले तो 500 होगी, लेकिन घर्षण 0 नहीं है तो स्पीड बम की कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो बम पीछे गिरेगा और हवाई जहाज आगे। तो पृथ्वी पर हवाई जहाज के ठीक नीचे गिरेगा, गलत है सर। पृथ्वी पर हवाई जहाज के पीछे गिरेगा, यस, पृथ्वी पर हवाई जहाज के ठीक पीछे गिरेगा, ठीक है। आगे गिरेगा, गलत है, साथ उड़ता रहेगा, गलत है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, 22वां नंबर देखिए। क्या यदि प्रक्षेप की ऊंचाई y एवं क्षैतिज गति x, अच्छा ये इस तरह से संबंध देने वाला मैंने सवाल सोल्व कराया था।
इन्होंने देखो क्या बोला है, x बराबर लिखा हुआ है 6t और y बराबर क्या लिखा हुआ है, y बराबर लिखा हुआ है 8t माइनस 5t स्क्वायर। ये तो बोला जा रहा है कि वह वेट जिससे प्रक्षेप को प्रक्षेपित किया गया, वह वेट जिससे प्रक्षेप को प्रक्षेपित किया गया, यानी प्रारंभिक वेलोसिटी की बात कर रहा है बच्चों। तो आप मुझे बताइए प्रारंभिक वेलोसिटी की बात, इसको अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है। मैं इसको आउटलाइन करा दूं, जैसे कि मैं dx अपॉन dt कर दूं तो ये 6 आ जाएगा, और dx अपॉन dt x डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है, dx अपॉन dt x डायरेक्शन की वेलोसिटी। सेम तरीके से मैं dy अपॉन dt कर दूं, सेम तरीके से मैं dy अपॉन dt कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 t टॉकलन 1 इधर आ जाएगा माइनस का 10t। ये देखो ये किसकी, ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है, ये कहा y डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है। लेकिन मुझे प्रारंभिक वेलोसिटी चाहिए, और प्रारंभिक वेलोसिटी का मतलब होता है समय t बराबर 0 रख दीजिए भाई। जब समय t बराबर 0 था, यहां पर कोई मतलब नहीं टूटी, यहां समय हट चुका है। ये देखिए यहां पर समय 0 रख दीजिए, समय जैसे t बराबर 0 रखेंगे तो y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी हो जाएगी सर वो कितना आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड, और x डायरेक्शन की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड आ रही। अरे अच्छा, x और y अगर दो डायरेक्शन की वेलोसिटी पता चल रही तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, कहना x और y दोनों डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर काटे जोड़ दीजिए सर, और अंडर रूट ले लीजिए। तो 6 और 8 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो सवाल को समझने की प्रयास कीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है। किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है। इन्होंने बोला है कि जो क्षैतिज परास है वो महत्तम ऊंचाई की कितनी गुनी है, 4 गुनी है। अब आप मुझे बताओ महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है तो n बराबर कितना हो गया सर, n बराबर 4 हो गया। तो याद करिए थीटा बराबर क्या होता है सर, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स 4/n होता है। अगर n की वैल्यू 4 रखिए तो 1 बचेगा, और 1 का मतलब होता है 45। और वैसे मैंने एक बार नहीं कही थी, एक बार बताया है कि थीटा बराबर 45 डिग्री पर r बराबर 4h होता है। तो आंसर तो डायरेक्ट ही दिया जा सकता है ऑप्शन नंबर सी। कुछ नंबर इनमें लगता है मिस्टेक हो रही, मैंने 22 पहले सॉल्व करा दिया, एक्चुअली में उसके बाद क्या आना चाहिए था, उसके बाद आना चाहिए था 23। ये 23 सवाल हुआ है ना, ये 23 है। अब आ गया तुम्हारा 24 है ना, हाँ नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी, चलो कोई नहीं 24 सॉल्व करते। एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर दूर फेंक सकता है, गेंद का प्रक्षेपण वेग बताइए। बहुत वही सेम बात है, मैं आपके हाथ में बॉल दे दूं और कह दूं इसे सबसे दूर फेंकिए, सबसे दूर फेंकिए, तो एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम कितना दूर फेंक सकता है सर, एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर दूर फेंक सकता है, और अधिकतम रेंज एक ही एंगल पे मिलती है, वो एंगल होता है 45 डिग्री का। वो एंगल कितना होता है बच्चों, वो एंगल होता है 45 डिग्री का। अच्छा इन्होंने 45 डिग्री नहीं पूछा, इन्होंने बोला प्रक्षेपण वेग क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला भी तो आपको याद होना चाहिए, u²/g। सर ये 100 है। अब आप मुझे बताइए g की वैल्यू 10 कर देंगे तो u² बराबर 1000, और u बराबर कितना हो जाएगा, तो 10√10 यही हो जाएगा। अच्छा 10√10 कितना होता है, √10 मुझे पता है कितना होता है बच्चों, √10 होता है 3.16। तो फाइनली देखिए प्रक्षेपण वेलोसिटी आ जाएगी 31.6 मीटर पर सेकेंड। अब 31.6 के आसपास का सबसे आसपास का आंसर 32 है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति का ये लास्ट क्वेश्चन है। सवाल क्या है, एक गेंद को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर v0 वेग से फेंका जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, v0 वेग से प्रक्षेपित किया जाता है 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर, बताइए कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका जाता है, v0 वेलोसिटी के साथ फेंका जाता है। ये देखिए ऐसे। फिर क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। तो एक बात बताइए 30 डिग्री का एंगल है, v0 वेलोसिटी, ये पहला है। प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, गलत सर। देखो उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी हो जाएगी तुम्हारी v0 cos थीटा। अगर वेलोसिटी है हमारे पास तो गतिज ऊर्जा शून्य कैसे हो सकती है सर, ये गलत है सर। हाँ, संवेग का ऊर्ध्वाधर घटक संरक्षित रहता है, टोटली गलत। कोई भी चीज ऊर्ध्वाधर में कांस्टेंट ही नहीं हो सकती। संवेग का क्षैतिज घटक, हाँ देखो संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान तो कांस्टेंट रह नहीं रहेगा। अगर तुमने द्रव्यमान का वेलोसिटी का क्षैतिज घटक ले लिया तो संवेग का क्षैतिज घटक कांस्टेंट।
है ना। तो ये सही है एकदम सर। प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर गुरुत्वीय हुई स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होगी, सर गलत। उच्चतम बिंदु पर तो स्थिति ऊर्जा सबसे अधिक होगी। ओके, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक देखिए आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो यहां से अब हमारा जो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन का सिस्टम खत्म, यानी यहां से स्पीड एंड वेलोसिटी खत्म हो जाता है। स्पीड एंड वेलोसिटी तो मैंने कितने चैप्टर में पढ़ाया, 3 चैप्टरों में पढ़ाया। और अगर मैं कैलकुलेशन में देखूं तो तीनों चैप्टरों को मिला के लगभग मैंने 150 क्वेश्चन के आसपास तो आपको सॉल्व कराए होंगे। ठीक है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी अभी मैं क्या करूंगा कि कुछ फिटर ट्रेड के भी मुझे वीडियो अपलोड करने हैं, बेसिक साइंस की वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो 1-2 दिन का आपको समय लगेगा वर्क पावर और एनर्जी को देने में मुझे, क्योंकि उसको भी मुझे रिकॉर्ड करके आपको डालना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, 2-3 दिन में फिटर की वीडियो आपको डालूंगा, तो आप परेशान मत होइएगा, थोड़ा 2-3 दिनों का वेट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे फिटर और हीट इंजन डीजल मैकेनिक की वीडियो भी अपलोड करने हैं। ओके, तो उसके बाद फिर हम लोग वर्क पावर एनर्जी 2-3 दिनों के बाद स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डबल कॉलम वाली पीडीएफ, जो क्वेश्चंस वाली पीडीएफ थी ना, असाइनमेंट वाली पीडीएफ थी, जो आपको मैं कह रहा था ना कि मैं इस तरीके से डबल कॉलम में पीडीएफ दूंगा असाइनमेंट, जिसको आप घर में प्रैक्टिस भी कर सको। वो भी पीडीएफ आज या कल में मैं डलवा दूंगा, वो भी आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ का आपको प्रिंट निकालना है। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।